हमारा समाज एक माँ और बच्चे के रिश्ते को सबसे गहरा मानता है। आज टूटते रिश्तों के ज़माने में भी यही एक रिश्ता है जो सबसे अनमोल कहलाता है। लेकिन क्या हो अगर वही बच्चा अपनी ही माँ की जान का दुश्मन बन जाए? क्या सिर्फ एक सरकारी नौकरी की चाहत किसी बेटी को अपनी ही मां की हत्या की साजिश रचने पर मजबूर कर सकती है? जयपुर की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि टूटते रिश्तों, लालच और उस कड़वी हकीकत की है जहां एक बेटी ने अपनी ही मां की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर कर लिए और उन्हें बेरहमी से मार डाला। ये कहानी आपको इतना चौंका देगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। 3 जुलाई 2026 की शाम करीब 4:30 बजे जयपुर के प्रताप नगर इलाके में 45 वर्षीय नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग सेंटर छोड़कर लौट रही थी। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आती एक स्कॉर्पियो एसयूवी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि नीरज कई फीट दूर जाकर गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे एक सामान्य हिट एंड रन केस ही माना, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज को दोबारा बारीकी से देखा गया तो पूरी कहानी बदल गई। पुलिस के मुताबिक ये कोई सड़क हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। जयपुर ईस्ट डीसीपी रंजिता शर्मा के अनुसार जांच में सामने आया कि इस साजिश में कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ परिवार के लोग भी शामिल थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने इस हत्या के कथित मास्टरमाइंड का नाम बताया। आरोप है कि इस पूरी साजिश के पीछे नीरज शर्मा की अपनी 23 साल की बेटी थी और इस हत्या की कथित वजह थी एक सरकारी नौकरी। इस पूरी साजिश को समझने के लिए हमें करीब 1 साल पीछे जाना होगा। करीब 1 साल पहले नीरज शर्मा के पति की मृत्यु हो गई थी, जो खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। सर्विस के दौरान उनके पति की मौत के बाद सरकार के नियमों के मुताबिक नीरज को अनुकंपा नियुक्ति यानी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिया गया। ये एक ऐसा प्रावधान है जिसमें अगर अपने कार्यकाल के दौरान किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के किसी एक डिपेंडेंट मेंबर को जॉब दी जाती है ताकि परिवार आर्थिक संकट से बच सके। नीरज ने वो जॉब स्वीकार की और जयपुर की एक लोअर कोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में काम करने लगी। उन्होंने ये कदम इसीलिए उठाया क्योंकि उन पर पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी थी, जिसमें उनका एक दिव्यांग बेटा भी शामिल था। लेकिन इसी घर में एक और सदस्य ऐसा था जिसकी नज़र उसी गवर्नमेंट जॉब पर टिकी हुई थी। वो थी नीरज की 23 साल की बेटी आयुषी शर्मा। आयुषी का मानना था कि पिता की मौत के बाद गवर्नमेंट जॉब हर हाल में उसे ही मिलनी चाहिए। जब वो जॉब उसकी मां को मिल गई तो आयुषी के मन में अपनी ही मां के खिलाफ नफरत और नाराजगी बैठ गई। बात सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं थी, बल्कि पिछले 2-3 सालों में मां और बेटी के बीच प्रॉपर्टी को लेकर भी एक गंभीर विवाद चल रहा था। ये रोज के झगड़े और लालच के चलते आयुषी ने अपनी मां का घर छोड़ दिया था और अपने फूफा मोहन स्वरूप के घर जाकर रहने लगी थी। नीरज की मौत के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो नीरज के भाई राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि नीरज को पहले भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थी। प्रॉपर्टी के मामलों को लेकर उनकी खुद की बेटी और ससुराल वाले उन्हें लगातार हरास कर रहे थे और नीरज ने अपनी जान के इस खतरे का जिक्र उनसे किया था। राकेश की इसी शिकायत और शक ने आखिरकार जांचकर्ताओं को उस सीसीटीवी फुटेज को दोबारा और गौर से देखने पर मजबूर किया, जिसके बाद ये खौफनाक कहानी सामने आई। राकेश ने अब पुलिस से जांच की मांग करते हुए आयुषी पर अपने ही पिता की हत्या के भी आरोप लगाए हैं। राकेश ने पुलिस को बताया कि विजय शर्मा बीमार रहते थे, लेकिन आयुषी उन्हें ढंग से दवाइयां नहीं लेने देती थी और कई बार उसने अपनी मां से भी ये कहा था कि वो अपने पिता को मार डालेगी। पुलिस के मुताबिक इस हत्या की साजिश अचानक नहीं रची गई थी, इसकी तैयारी कई महीनों से चल रही थी। जांच में सामने आया कि आयुषी शर्मा अपने फूफा मोहन स्वरूप और फुफेरे भाई बलराम उर्फ रवि के साथ मिलकर पूरा प्लान बना रही थी। सबसे पहले नीरज की रेकी शुरू हुई। इसके लिए एक थार एसयूवी किराए पर ली गई और कई दिनों तक उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखी गई। वो कब घर से निकलती हैं, किस रास्ते पर आती जाती हैं और किस समय अकेली होती हैं, इसकी पूरी जानकारी जुटाई गई। पुलिस के अनुसार पहला अटेम्प्ट नाकाम रहा, लेकिन इसके बाद भी निगरानी जारी रही। ये सिलसिला करीब 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। जब पूरा रूटीन समझ में आ गया तब कथित तौर पर भरतपुर के रहने वाले हेमंत शर्मा को 7 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हेमंत ने इस काम में अपने 2 साथियों आकाश शर्मा और अरविंद शर्मा को भी शामिल कर लिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी आकाश शर्मा चला रहा था जबकि अरविंद शर्मा उसके साथ बैठा हुआ था। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक जांच में हत्या से 1 दिन पहले के कुछ वीडियोस भी मिले जिनमें नीरज शर्मा के कपड़ों को घर की सीढ़ियों पर जलाया जा रहा था।
इसके अलावा जांच के दौरान सिंदूर, पूजा पाठ से जुड़ी सामग्री और वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद हो गई है। इस पर डीसीपी रंजिता शर्मा का कहना है कि ये तमाम चीज़ें किसी तांत्रिक षड्यंत्र या अंधविश्वास की तरफ इशारा करती हैं और पुलिस इस एंगल पर भी गहराई से तफ्तीश कर रही है। जब किसी हत्या की जांच में तंत्र मंत्र या अंधविश्वास का एंगल सामने आता है तो ये मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं रह जाता, बल्कि इंसान की मानसिकता को भी समझने का विषय बन जाता है। अक्सर देखा गया है कि जब लालच, डर या असुरक्षा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो कुछ लोग तर्क और कानून के रास्ते को छोड़कर तांत्रिक टोटके और अंधविश्वास का सहारा लेने लगते हैं। कई मामलों में हत्या से पहले या बाद कपड़े जलाना, सिंदूर या पूजा सामग्री का इस्तेमाल करना या दूसरे तरह की विधियां करना इस सोच का हिस्सा होता है। लोगों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि इससे उनकी योजना सफल होगी और वो किसी अनहोनी से बच जाएंगे। हत्या के बाद आयुषी रोती बिलखती रही। उसने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया कि उसकी मां का सड़क हादसे में निधन हो गया है। एक नज़र में ये सब कुछ एक एक्सीडेंट जैसा ही लग रहा था, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसे इस पूरी कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो थे नीरज शर्मा के भाई राकेश कुमार शर्मा। राकेश सीधा पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि नीरज पहले भी कई बार अपनी जान को खतरा होने की बात कह चुकी थी। राकेश के मुताबिक गवर्नमेंट जॉब और प्रॉपर्टी को लेकर बेटी और ससुराल पक्ष के कुछ लोगों के साथ लंबे समय से नीरज का विवाद चल रहा था। इस जानकारी ने पुलिस को मामले को दोबारा खोलने पर मजबूर कर दिया। जब सीसीटीवी फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम खंगाला गया तो पूरी कहानी बदल गई। फुटेज में दिखाई दिया कि जिस स्कॉर्पियो से नीरज को रौंदा गया था वो सीधे रास्ते पर आगे बढ़ने के बजाय जानबूझकर उसी दिशा में मुड़ी जहां नीरज पैदल चल रही थी। इसके बाद ये साफ हो गया कि ये एक सोची समझी साजिश थी। इसके बाद पुलिस ने बिना वक्त गवाए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन्स, कॉल रिकॉर्ड्स और पैसों के ट्रांजैक्शंस की पड़ताल की। जांच में कथित तौर पर 7 लाख रुपए की सुपारी का रिकॉर्ड मिला और धीरे धीरे एविडेंस की हड़कड़ी एक दूसरे से जुड़ती चली गई। इसके बाद पुलिस ने आयुषी शर्मा, उसके फूफा मोहन स्वरूप, कथित कॉन्ट्रैक्ट किलर हेमंत शर्मा, स्कॉर्पियो चलाने वाले आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, मोहित शर्मा और रोहित जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस के मुताबिक आयुषी का फुफेरा भाई बलराम उर्फ रवि, जिसे इस साजिश का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है, अभी भी फरार है। अनुकंपा नियुक्ति जैसी व्यवस्था इसीलिए बनाई गई थी कि किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य अगर चला जाए तो बाकी परिवार टूटने से बच सके। लेकिन जब वही व्यवस्था लालच, विरासत और अधिकार की लड़ाई का हिस्सा बन जाए तो ये सिर्फ कानून की नहीं बल्कि समाज की भी विफलता बन जाती है। आज हमारे समाज में रिश्तों की जगह धीरे धीरे लालच ले रहा है। रिश्तों में अपनापन संपत्ति के हिसाब से तय हो रहा है और इंसान की कीमत कई बार एक नौकरी, एक मकान या कुछ कागज तक सिमटती दिखाई दे रही है। किसी भी समाज का पतन तब शुरू होता है जब अपने ही लोग एक दूसरे को इंसान नहीं बल्कि अपने रास्ते की रुकावट समझने लगते हैं। इस घटना में अब अदालत तय करेगी कि किसे कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल हम सबके सामने यही है कि अगर एक माँ और बेटी के बीच का रिश्ता भी लालच के सामने हारने लगे तो आखिर हमारे समाज में ऐसा कौन सा रिश्ता बचता है जिस पर बिना डर के भरोसा किया जा सके। अब आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।